सर्वेभ्यः नमो नमः। जैसा कि हम सभी पिछले दिनों अध्ययन किया अव्ययभाव समास का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अव्ययंग विभक्ति। पहले तो पढ़ा था कि समास होता क्या है। समर्थः पद विधि, दो पदों का सामर्थ्य होता है और दोनों मिलते हैं। और उसमें फिर देखा था हम लोगों ने कि अव्ययभाव समास किन किन अव्ययों में होता है। पहला तो देखा था हम लोगों ने विभक्ति के अर्थ में अधि लगाते हैं, उसी प्रकार से विभक्ति समीप के अर्थ में उप लगाते हैं। इस प्रकार से और अनेक विभक्ति समीप समृद्धि के अर्थ में सु, वृद्धि के अर्थ में सु, दुर आदि अनेक अव्यय पदों का हम लोगों ने प्रयोग करके देख भी लिया, समझ भी लिया, जान लिया कि अव्ययभाव समास होता क्या है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा अनेक मन्य पदार्थ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब दो समस्त पद मिल करके किसी तीसरे पद का बोध करा रहे हो तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इस ऑनलाइन कक्षा में कि जब दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहा हमारे महर्षि पाणिनि जी ने कहा, क्या कहा? चकार अर्थे द्वंद्व समासः भवति, चार्थे द्वंद्वः। च के अर्थ में द्वंद्व समास का विधान बताया उन्होंने, और उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास जो होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं, महर्षि पाणिनि जी ने बताए हैं। और जब द्वंद्व समास होता है तो उसकी घी संज्ञा होती है, शेषो घे सखी और द्वंद्वे घी, ये सूत्र है, इनसे घी संज्ञा हो जाती है। और जब घी संज्ञा हो जाती है तो दोनों पदों की प्रधानता हो जाती है, दोनों ही पद मुख्य हो जाते हैं, दोनों का महत्व अपना अपना महत्व होता है। परंतु आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो द्वंद्व समास के जो भेद है उसमें से जो परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे पहले। उसके बाद में इतरेतर, उसके बाद समाहार, इन सभी का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो केवल एक शेष रह जाता है। और ये होता कैसे है? अब देखिए, जिस द्वंद्व समास में एक ही पद शेष रह जाए, शेष सभी पद लुप्त हो जाए, तो उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। एक विभक्ति के पर में, यानी एक विभक्ति के बाद में, देखिए एक विभक्ति के बाद में जिन शब्दों के समान रूप, अब ये शब्द का समान रूप है तो समान रूप है और शब्दों में एक शेष रह जाता है तो ये क्या हो जाएगा? रामः च रामो हो गया, रामः च रामः च रामा हो गया। तो ये एक ही शब्द शेष रह गया, ठीक है। और इसके वचन में परिवर्तन तो हुए, परंतु यह जो है एक ही शब्द शेष रह गया। अब और किन में होता है? तो स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्दों का यदि हम मिलान करेंगे, उनका जब समस्त पद बनाएंगे तो उसमें भी पुरुषवाचक शब्द जो है शेष रह जाता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ स्त्रीवाची शब्द के साथ समस्त पद होने पर पुरुषवाची शब्द ही शेष रह जाता है और बाकी सभी लुप्त हो जाते हैं, लोप कर दिए जाते हैं। जैसे हंसः च हंसी च हंसौ हो गया, बालकः च बालिका च बालकौ हो गया, पुत्रः च पुत्री च पुत्रौ हो गया, भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ हो गया, भाई और बहन। पुत्रः च दुहिता च पुत्रौ हो गया, और माता च पिता च पितरौ हो गया, और श्वश्रु च श्वशुरश्च श्वशुरौ हो गया। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है, माता, ये जो दोनों है, या ये
अब इस समस्त पद का विग्रह करें, ठीक है। तो इन पर हमें विशेष ध्यान देना है, इन शब्दों पर, क्योंकि यह परीक्षा में बच्चों को टेस्ट लेने के लिए, बच्चों को सिलेक्शन नहीं करने के लिए, या बच्चे को ऐसा, चूंकि ये व्यवहार में प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, फिर भी चूंकि हमें आप सबको पढ़ना है तो अवश्य इसे जानना चाहिए, इसलिए जानकारी के लिए इसका अध्ययन अवश्य करें। देखिए, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास मैंने आपको बताया कि जब द्वंद्व समास के सभी पद, जब द्वंद्व समास के सभी पद मिलकर एक समाहार समूह का रूप धारण कर लेते हैं। समाहार का मतलब समूह का रूप धारण कर लेते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? समाहार द्वंद्व कहते हैं। अब इसकी 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि प्राणी, वाद्य और सेना के अंगों का समाहार द्वंद्व एक वचन में होता है। फिर से देखिए, प्राणी, वाद्य और सेना के अंगों का समाहार द्वंद्व एक वचन में होता है। जब विग्रह करेंगे ना, समस्त पद बनाएंगे ना, तो वो एक वचन में बनेगा। एक वचन वाला यह द्वंद्व समास, इस द्वंद्व की समास की विशेषता क्या है? समाहार द्वंद्व समास की विशेषता यही है कि यह समास नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और साथ ही साथ ये एक वचन में प्रयोग होता है। और कब होता है? देखिए, जिन जंतुओं का परस्पर विरोध स्वाभाविक रूप से होता है, उनका भी समाहार द्वंद्व समास एक वचन में ही होता है। ठीक है। विभिन्न लिंग वाले नदी, प्राणी, अलग अलग लिंग वाले नदी, प्राणी, वस्तु वाचक शब्दों से यदि होगा, समस्त पद बनेगा और उसमें भी समाहार द्वंद्व होगा। और जैसा कि देखिए, एक एक करके देख लीजिए, समझ लीजिए। ये प्राणी, वाद्य और सेना के लिए हमने यहाँ उदाहरण लिखा है। पानी च पादौ च तेषां समाहारः पाणिपादं मार्दंगिकश्च पाण्विकश्च तयोः समाहारः मार्दंगिक पाण्विकम् रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः रथिकाश्वारोहम् अहिश्च नकुलश्च तयोः समाहारः अहिनकुलम् गौश्च व्याघ्रश्च तयोः समाहारः गौव्याघ्रम् मर्जारश्च मूषिकाश्च तेषां समाहारः मर्जारमूषिकम्। इस तरह से अब यहाँ पर ये जो है आपके परस्पर विरोधाभासी वाले, युकाश्च लिक्षाश्च तासां समाहारः युकालिक्षम् दासश्च दासी च तयोः समाहारः दासीदासम् तक्षा च अयस्कराश्च तेषां समाहारः तक्षायस्करम् छात्रं च उपाहनौ च तेषां समाहारः छात्रोपाहनम्। इस तरह से आपने देखा, क्या देखा कि जहाँ पर विरोधाभास होता है, वहाँ पर जहाँ पर विभिन्न लिंग वाले प्राणी, वस्तु वाचक शब्द हैं वहाँ पे, और जहाँ पर प्राणी, वाद्य, सेना और अंगों के हैं नाम, वहाँ पर समाहार द्वंद्व में एक वचन ही प्रयोग होता है। और यह समास की विशेषता क्या है? यह एक वचन वाला समास है। और द्वंद्व समास, यह द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। फिर देखेंगे हम लोग इतरेतर द्वंद्व समास। देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास में इतर पद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में अलग अलग पदों का हम लोग प्रयोग करते हैं, और अलग अलग पदों का जब प्रयोग करते हैं तो अलग अलग जो ये वचन हैं वो द्विवचन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस विग्रह के अनुसार ये अनेक वचनों में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। मृगश्च काकश्च मृग काको हो गया, पिता च पुत्रश्च पिता पुत्र हो गया, सुखम च दुखम च सुख दुखे हो गया, कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ हो गया,
हरिश्च हरश्च हरिहरऊ हो गया। जाया च पति च जाया पति जमपति दंपति। यह परीक्षा में बराबर पूछा जाता है और कंफ्यूज करने के लिए, और उसमें बच्चे बराबर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से देख करके और उसको समझ लेंगे। पुत्र च कन्या च पुत्र कन्ये, पुण्यं च पापं च पुण्य पापे। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि सभी पदों की प्रधानता तो होती ही है द्वंद्व समास होने के कारण। चार्थ द्वंद्व च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, हमने पहले ही आपको बताया। इसमें देखिए मृगश्च काकश्च मृगाको हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इस समास में अलग अलग भिन्न भिन्न पद हैं अपने वचन से युक्त हो करके, अपने वचन से युक्त हो करके। देखिए मृगः च मृगश्च काकः च काकश्च, ये अलग अलग अपने वचन से युक्त हैं और क्रिया के साथ संबंध हो रहे हैं और संबंध होकर के एक पद बन रहे हैं, तो ये द्विवचन में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ये जैसे देखिए कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनो हो गया, हरिश्च हरश्च हरिहरो हो गया, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणो हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप सुखम च दुखम च सुख दुखे हो गया, पुण्यं च पापम च पुण्य पापे हो गया। तो इस तरह से इतरित द्वंद्व समास होता है। और आपने देखा कि समास जो मुख्यतः द्वंद्व समास होते हैं वो कुल 4 तरह के होते हैं, परंतु 3 तरह के प्रयोग में व्यवहार में लाए जाते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, और तीसरा है आपका एक शेष। ठीक है, तो इस तरह से आप उदाहरणों को देख करके द्वंद्व समास समझ गए होंगे, और अगली कक्षा में हम सभी तत्पुरुष समास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और यदि आपने सीख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। और मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।